कभी सोचा है हमारे आसपास जो कुछ भी हिल रहा है, चाहे वो एक फेंकी गई गेंद हो या आसमान में घूमते ग्रह, इन सबको कंट्रोल क्या करता है? आज हम मोशन यानी गति के उन्हीं छुपे हुए नियमों को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, आखिर वो कौन से नियम हैं जो एक छोटी सी गेंद से लेकर इतने बड़े बड़े ग्रहों तक हर चलती हुई चीज पर लागू होते हैं? चलिए आज इन्हीं यूनिवर्सल रूल्स को डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट बस दो ही हालतों में हो सकता है। या तो वो अपनी जगह पर रुका हुआ है या फिर वो चल रहा है यानी मोशन में है। बस यही दो स्टेट्स हैं और यहीं से गति को समझने की कहानी शुरू होती है। ये हैं वो दो अवस्थाएं। एक तरफ है विरामावस्था, मतलब रेस्ट। इसमें क्या होता है, समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी जगह वहीं की वहीं है। और दूसरी तरफ है गति यानी मोशन। यहां समय के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी लगातार बदल रही है। अच्छा, तो किसी भी मोशन के बारे में ठीक ठीक बात करने के लिए हमें कुछ खास शब्दों को समझना होगा। ये साइंस की अपनी भाषा है। चलिए इन शब्दों को जानते हैं ताकि हम इस पूरे सफर को सही से समझ सके और बता सकें। यहाँ दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। जरा सोचिए, कोई एक घुमावदार रास्ते से कहीं जा रहा है। गाड़ी के मीटर पर जो टोटल किलोमीटर दिखेंगे वो है दूरी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब बस एक नंबर। लेकिन जहां से शुरू किया और जहां पर पहुंचे उसके बीच की जो सीधी लाइन वाली सबसे छोटी दूरी है उसे कहते हैं विस्थापन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें दूरी के साथ साथ डायरेक्शन यानी दिशा भी बताई जाती है। और ये कॉन्सेप्ट सीधे जुड़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी से। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो हमें चाल यानी स्पीड बताता है, मतलब हम कितनी दूरी कितने समय में तय कर रहे हैं। ये स्केलर है। लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो अब वो वेग यानी वेलोसिटी की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसमें डायरेक्शन भी आ गया है और इसीलिए ये वेक्टर है। बस यही मेन फर्क है। तो सवाल ये है कि जब वेलोसिटी बदलती है तब क्या होता है? उस बदलाव को ही हम कहते हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन। और हाँ, ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने को नहीं कहते। जब गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, बस वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और तो और, जब कोई गाड़ी मोड़ लेती है तब भी एक्सेलरेशन होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, पर क्या हम इन्हें देख सकते हैं? बिल्कुल, ग्राफ के जरिए। पता है, ग्राफ सिर्फ नंबर्स और लाइनें नहीं होते, ये असल में किसी ऑब्जेक्ट के सफर की पूरी कहानी बताते हैं, एक तस्वीर की तरह। तो चलिए पहला ग्राफ देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर इस पर एक सीधी फ्लैट लाइन दिखे तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि टाइम तो बढ़ रहा है पर डिस्टेंस जरा भी नहीं बढ़ रहा, यानी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिला ही नहीं, वो रेस्ट पर है। अब इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर अगर लाइन सीधी तो है लेकिन ऊपर की तरफ जा रही है एक स्लोप के साथ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब उसका सफर बिल्कुल स्टेडी है, कोई उतार चढ़ाव नहीं। अब जरा ग्राफ बदलते हैं। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पे अगर एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन दिखे तो इसका मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब ऑब्जेक्ट की रफ्तार एक बराबर रेट से बढ़ती जा रही है। हर गुजरते सेकंड के साथ वो और तेज होता जा रहा है। तो हमने ये तो देख लिया कि मोशन कैसा दिखता है, पर सवाल ये है कि ये होता क्यों है? कोई चीज रुकी हुई है तो चलने क्यों लगती है, या चलती हुई चीज रुक क्यों जाती है? इन सब का एक ही जवाब है, बल यानी फोर्स। फोर्स क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो एक धक्का या खिंचाव। पर यहां एक मजेदार बात है, किसी भी चीज की हालत बदलने के लिए, मतलब उसे हिलाने के लिए, एक अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होता है। सोचिए, अगर एक बक्से को दो लोग बराबर ताकत से आमने सामने से धकेलें तो क्या वो हिलेगा? नहीं, क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। और इन सारे आइडियाज को, फोर्स, मोशन, एक्सेलरेशन, इन सबको एक साथ जोड़कर एक शानदार थ्योरी बनाने का काम किया सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने मोशन के इन खेल के नियमों को 3 जबरदस्त लॉज में समेट दिया। ये हैं वो 3 नियम। पहला, जड़त्व का नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दूसरा, बल और त्वरण का रिश्ता। और तीसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया। और मजे की बात यह है कि ये तीनों नियम मिलकर हमारे आसपास होने वाले लगभग हर तरह के मोशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये नियम बड़ा सीधा सा है। ये कहता है
कि चीजें आलसी होती हैं। जो चीज रुकी है वो रुकी ही रहना चाहती है, और जो चीज चल रही है वो उसी स्पीड और उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उसे मजबूर न कर दे। कभी रुकी हुई बस के अचानक चलने पर पीछे की तरफ झटका महसूस हुआ है? वो आपका शरीर है जो अपनी जगह पर रुके रहना चाहता है। बस यही इनर्शिया है। अब आते हैं दूसरे नियम पर जो हमें इसका मैथमेटिक्स देता है, F=ma। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये कहानी बताता है। ये कहता है कि किसी चीज का एक्सेलरेशन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। और दूसरा, उसका मास कितना है, जितना ज्यादा मास उतना ही कम एक्सेलरेशन। सीधी सी बात है, एक साइकिल को धकेलना आसान है, कार को नहीं। F=ma। ये देखने में कितना छोटा सा फॉर्मूला है ना? पर ये इतना पावरफुल है कि इसी की मदद से हम ग्रहों के रास्ते का पता लगाते हैं, और इसी की मदद से ये डिजाइन करते हैं कि एक सुरक्षित कार कैसे बनाई जाए। सच में ये क्लासिकल मैकेनिक्स का दिल है। और अब तीसरा और आखिरी नियम, हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये हर जगह दिखता है। एक रॉकेट जब गैस को नीचे की तरफ धकेलता है, जो कि एक्शन है, तो वो गैस रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती है, जो कि रिएक्शन है। या फिर जब कोई तैराक पानी को पीछे धकेलता है, तो पानी उसे आगे धकेलता है। सिंपल। तो देखा, एक फेंकी हुई गेंद हो या अपनी ऑर्बिट में घूमता कोई ग्रह, इन सब के पीछे न्यूटन के यही नियम काम कर रहे हैं। ये उन अदृश्य धागों की तरह हैं जो पूरे यूनिवर्स में हर मोशन को कंट्रोल करते हैं। अब जब ये नियम पता है, तो अपने आसपास की दुनिया को देखना कितना मजेदार हो जाएगा, है ना? अगली बार जब कोई चलती हुई चीज देखें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि उसके पीछे न्यूटन के कौन से नियम काम कर रहे हैं।